हेलो बच्चों, कैसे सब लोग? क्या सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? गाइस, आवाज़ आ रही है? माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। सृष्टि, हाय सृष्टि। या पिछली क्लास से कितने कितने लोग हैं? सृष्टि, आई रिमेंबर। हाय शिवानी। या भाई, माइक टेस्ट इज गुड। पिछली क्लास से कितने लोग हैं? हाय विजय, सद्दाम, श्रेयस, धीरज, श्राव्या। रोहन, हाय, नमस्ते। जेडी, नाइस। श्रेया, रंजीत, ओके। ध्रुव, कोई नहीं एस जी। चलो, एनीवेज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो लास्ट वाली जो क्लास थी, ऑब्वियसली उसमें जिन लोगों ने अटेंड करी है, देयर वाज सम टेक्निकल डिफिकल्टी जिसकी वजह से लेट स्टार्ट हुई थी क्लास, एंड अब्रप्टली भी एंड हो गई थी बिकॉज अगेन एक टेक्निकल एरर आ गया था। सो विल ट्राई टू इंश्योर कि आज की क्लास में ऐसा कुछ ना हो। एंड लास्ट क्लास में एक टॉपिक रह गया था बिकॉज ऑफ दैट टेक्निकल डिफिकल्टी, एक्स रेज वाला टॉपिक। सो दैट्स वाई मैंने इस क्लास का जो टॉपिक है वो चेंज करवा दिया था। इट वॉज नाउ एक्स रेज एंड न्यूक्लिया है, सो दैट वी कवर एक्स रेज एज वेल। ठीक है। एंड लास्ट क्लास की तरह द अप्रोच फॉर टुडेज क्लास विल ऑल्सो बी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई, ये तीनों जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एंड द एनालिसिस दैट वी हैव डन टिल नाउ इज कि 2020 के अंदर ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर, हर देयर वर 16 पेपर्स, हर पेपर में देयर वर 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट फ्रॉम दीज 3 चैप्टर्स कंबाइंड, राइट? तो जिन लोगों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है, डू अटेंड दैट एज वेल। पास्ट लेसन्स में अवेलेबल होगी, ऑल्दो दैट क्लास इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट टुडेज क्लास। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। हो सकता है एक्सरेज के 1-2 क्वेश्चन हम करें जिसके अंदर पुराने कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हो, बट आई थिंक फ्रॉम न्यूक्लियर ऑनवर्ड्स वी विल नॉट बी यूजिंग एनीथिंग। तो आज की क्लास अगेन इंपॉर्टेंट है, एंड माई अप्रोच वुड बी अगेन कि जो ये 2020 के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आए हैं, आई हैव कोलेटेड देम इनटू द पीपीटी, एंड वो हम सब लोग जो है आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कूल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, दिस इज अबाउट मी। इसको स्किप कर देते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया था, बिकॉज आज थोड़ी सी लंबी क्लास है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, सो वी विल हैव टू मूव अ लिटिल फास्टर। लाइव बेस्ड क्लास प्रैक्टिसेस, आई थिंक आज फिजिक्स की लास्ट क्लास है क्रैश कोर्स की, तो आई थिंक ये सब स्किप कर सकते हैं। फंडामेंटल ये जो हम करने वाले हैं आज, ये हम करेंगे, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज कि जैसे जैसे हम लोग चीज़ें करेंगे, साइमल्टेनियसली यू गाइज विल बी सॉल्विंग जेई मीन्स 2020 क्वेश्चंस ओवर हेयर डायरेक्टली। ठीक है, और तुमको वो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा, राइट? चलो, सो सबसे पहले एक्सरेज से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर एक्सरेज? सो बेसिकली एक्सरेज क्या होते हैं? दीज आर हाई एनर्जी, राइट? दीज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, ये जो एक्सरेज होती हैं बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती हैं। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ होती है, वो लाया करती है कहीं ना कहीं 0.01 आर्मस्ट्रॉम से लेकर 100 आर्मस्ट्रॉम के बीच में। ठीक है, सो इनकी एनर्जी जो है इतनी ज़्यादा हाई होती है, इसकी वजह से इनके पास होता क्या है, ड्यू टू दिस हाई एनर्जी दे हैव अ हाई पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, और इसीलिए इसीलिए तुम लोगों ने देखा है कि हम लोग जो है जब भी ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं तो वो लोग एक्सरेज का यूज़ करते हैं, राइट? और जो हमारी बोन्स का अगर उनको स्नैपशॉट लेना होता है तो दे यूज़ एक्सरेज, राइट? सो ये चीज़ होती है। ठीक है, और ये जो है इनकी हायर पेनिट्रेशन पावर है फॉर फिजिकल सब्सटेंसेस एज कंपेयर टू अल्ट्रा वायलेट। मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल रेडिएशन जो हम जनरली पढ़ते हैं, इन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब ये बनती कैसे हैं? प्रोडक्शन जो होता है इनका, ये बेसिकली क्या होता है, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकिंग हाई एनर्जी प्रोटॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, सो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा है, राइट? उनको ब्रेक करा जाता है। कैसे ब्रेक करते हैं? एक यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टारगेट ले लिया, राइट? ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी टारगेट से हम
इनको हिट करवा देते हैं, बट एक स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं कुछ टाइप के, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं जो कि काफ़ी हाई एनर्जी है और उनको इनसे टकराया जाता है, राइट। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं साथ में एनर्जी कुछ रिलीज होती है, ये जो रेडिएशन रिलीज होती हैं ये एक तरह से एक्स रेज होती हैं, ठीक है। नाउ देर आर टू वेज टू सेग्रीगेट दीज इनटू सब कैटेगरीज, एक होता है सॉफ्ट एक्स रेज और एक होता है हार्ड एक्स रेज। तो ये जल्दी से पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सॉफ्ट एक्स रेज क्या होता है? सॉफ्ट एक्स रेज वो वाली होती है जिनकी एनर्जी जो होती है कंपैरेटिवली कम होती है, यानी उनका लैम्डा ज़्यादा होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा इज ग्रेटर देन 10 एंगस्ट्रॉम। और हार्ड एक्स रेज वो वाली होती है जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, राइट। सो उनका जो लैम्डा होता है दैट इज लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो ये सॉफ्ट और हार्ड एक्स रेज है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सेग्रीगेशन है, वो हमारे पास दो सेकंड टाइप की जो सेग्रीगेशन है, दिस इज फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप की जो सेग्रीगेशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो देखनी जरूरी है। एक बोलते हैं हम कंटिन्यूअस एक्स रेज, ठीक है, कंटिन्यूअस एक्स रेज, और दूसरी टाइप की जो होती है उनको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। ये दोनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। अब ये सेग्रीगेशन किस बेसिस पर होता है? जैसे सॉफ्ट एंड हार्ड का जो था वो होता है बेसिस देयर एनर्जी, राइट, एंड बेसिस देयर पेनिट्रेशन पावर। बट कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो हम डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन मैकेनिज्म, राइट, कि ये प्रोड्यूस किस तरीके से हो रही है, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोडक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं कि प्रोडक्शन मैकेनिज्म एग्जैक्टली है क्या यहां पर, ठीक है। सो होता क्या है, जैसे हमने देखा एक्सरेज को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको किसी स्पेसिफिक टारगेट से जब हम हिट कराते हैं तो ये एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। तो होता क्या है, ये एक्सरेज प्रोड्यूस क्यों होंगी, राइट। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो स्पेसिफिक टारगेट है, इसके अंदर एक एटम का सिनॉप्सिस लेते हैं, राइट। ये हमारा एक एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके आसपास क्या है? शेल्स हैं, राइट, ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर एक बाहर से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। अरे ये फ्यूचर एज कहां से आ गया? बहुत टाइम हो गया फ्यूचर एज। एनीवेज लेट्स कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर गाइस। सो फास्ट मूविंग ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बाहर से आया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अब दो तरीके से एनर्जी रिलीज हो सकती है। एक कि अगर ये लेट्स से फॉर एग्जांपल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया और ये किसी एक इलेक्ट्रॉन को किक आउट कर दे, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन को किक आउट करेगा तो होगा क्या? बाहर वाली जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वापस अंदर आएंगे, बिकॉज अंदर की स्पेस खाली हो गई, राइट। जब ये अंदर आएंगे तो ऑब्वियसली उस केस में क्या होगा? एनर्जी विल बी रेडिएटेड, राइट। ये एक एक्सरेज होती है, ठीक है। इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कौन सी होती है? ये वो वाली एक्सरेज होती हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करके बनती है। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, ठीक है। और अब एक तरीका हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दी, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, राइट, जिसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बट हाँ है क्या कि ये न्यूक्लियस से टकरा जाए, राइट। न्यूक्लियस से टकराएगा तो क्या होगा, राइट, न्यूक्लियस से टकराएगा तो क्या होगा? इसकी जो एनर्जी है वो सारी की सारी लूज हो जाएगी, एंड दिस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, राइट। ये जो यहां से जो फोटॉन्स रिलीज होंगे इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस एक्सरेज, कंटिन्यूअस एक्सरेज, ठीक है। अब ये कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक बोला क्यों जाता है? बिकॉज होता क्या है, देखो, अगर कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर आकर वापस आएगा तो ये जो वेवलेंथ इन एक्सरेज की, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की जो वेवलेंथ निकलेगी वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी, राइट। कैरेक्टरिस्टिक के केस में वेवलेंथ जो होगी इनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी, राइट, स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी। स्पेसिफिक वैल्यू कौन सी होंगी कि भाई 2 से 1 में आया, 3 से 1 में आया, 4 से 1 में आया, 3 से 2 में आया, 4 से 2 में आया, एंड सो ऑन, राइट। सो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कंटिन्यूअस जो है इनकी जो वेवलेंथ है या इनकी जो एनर्जी है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। ये कुछ भी हो सकती है। कुछ भी क्यों हो सकती हैं? बिकॉज ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास जो भी एनर्जी है वो सारी की सारी रिलीज हो जाएगी, राइट। तो ये जो एनर्जी थी इनके पास, ये कुछ भी हो सकती है, right? It can be anything. It can be, just I'm taking a random example. 1 electron volt, 1.1 electron volt, 1.05 electron volt, 2 electron volt, 10 electron volt, blah blah blah, right? तो इसका मतलब जो ये एनर्जी रिलीज होगी, ये एनर्जी भी सारी हो सकती है। It could take all the wavelengths, right? बहुत सारी वेवलेंथ ले सकता है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या करेगा? सिर्फ स्पेसिफिक लेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इनका ग्राफ ना ऐसा आता है, स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम जो होता है,
ये कैसा होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। पहले मैं कंटिन्यूस बना रहा हूं गाइस, ठीक है, कंटिन्यूस को देखना। सो कंटिन्यूस में क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब ये वाली जो होती है, ये इसको बोलते हैं लैम्डा मिन। अब लैम्डा मिन क्यों होगा गाइस, ठीक है, एक काम करते हैं, एक नया पेज लेते हैं, ठीक है, एक नया पेज लेते हैं। अब लैम्डा मिन क्यों होगा, सो बेसिकली यहां पर होता क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में कूलिज ट्यूब के अंदर होता है। कूलिज ट्यूब के अंदर कराया जाता है। यहां पर एक हमारा कैथोड हो गया जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, राइट, ये कैथोड हो गया, और यहां पर हम एक पोटेंशियल अप्लाई करवा देते हैं इसके अक्रॉस, और ये मेरा टारगेट मटेरियल होता है। दिस इज कॉल्ड एज माय टारगेट मटेरियल, ठीक है। यहां पर हमने क्या करा, ये पोटेंशियल जो है बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल यहां पर हम लगा देते हैं बैटरी के क्रॉस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलते हैं, ये बहुत ही तेजी से निकलते हैं, बहुत ज्यादा पोटेंशियल। तो इसका मतलब इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ईवी, डेल्टा वी कितना है, ईवी। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, राइट, क्योंकि उतनी तेजी से उसको खींचेगा। तो ये सारा का सारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जब यहां से यहां पहुंच गया, तो क्या हुआ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो आए हैं, जो यहां से निकल रहे हैं, उनको ये एनर्जी मिल गई, विच इज ईवी। सो इसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक टारगेट को हिट करेगा, तो एनर्जी मिनिमम, के ई मिनिमम इलेक्ट्रॉन के पास कितनी होगी, वो कितनी हो जाएगी, ईवी, राइट, ईवी हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, क्या होती है, एच सी बाय लैम्डा, राइट। तो इसको हम बोलेंगे लैम्डा मिन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लैम्डा मिन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एच सी बाय ईवी, ठीक है ना। सो ये चीज होती है। तो इसलिए क्या होता है, ये जो हमारा ग्राफ था, जो मैं आपको प्लॉट कर रहा था, वो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो कि अगर पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी पोटेंशियल को अगर मैं बढ़ा दूंगा, ये पोटेंशियल मैं बढ़ा देता हूं, तो होगा क्या, ये जो लैम्डा मिन है कहां जाएगा गाइस, ये और लेफ्ट साइड चला जाएगा, है ना। और अगर मैं वी बढ़ा दूंगा, तो बेसिकली क्या हो गया, ये V1 मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। तो इसका मतलब यहां पर क्या होता है, V1 विल बी लेस देन V2। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम जैसे जैसे अप्लाई करेंगे, ये लेफ्ट साइड से आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ज्यादा ग्राफ जो है लेफ्ट साइड चला जाएगा। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ग्राफ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरेज, ठीक है। कंटिन्यूअस एक्सरेज में ऐसा होता है, ठीक है। अब एक पेज और ले लेते हैं, राइट, जहां पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की बात करेंगे, ठीक है। सो अब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, ये हमारा न्यूक्लियस है, लेट्स से, राइट, ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो शेल्स होते हैं, इनको शेल्स को हम कैसे काउंटिंग करते हैं, इनको हम बोलते हैं के, एल, एम, एन, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से आ सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां के शेल का इजेक्ट आउट हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन एल से भी आ सकता है और इलेक्ट्रॉन एम से भी आ सकता है, लेकिन आ कहां पर रहा है, आ रहा है वो के शेल में। तो इसलिए उस केस में जो स्पेक्ट्रल सीरीज होती है, जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं, अगर के से एल से के में आया है, राइट, एल से के में आया है, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे के अल्फा, ठीक है। अगर एम से यहां पर आया है, अगर एम से के में आया है, तो उसको बोलते हैं के बीटा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब के गामा, एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है वो एल शेल का हुआ है और एम से यहां पर आता है, राइट, अगर एम से एल में आता है तो उसको बोलते हैं हम एल अल्फा, ठीक है। सिमिलरली अगर एन से एल में आता है तो उसको बोलेंगे एल बीटा, एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से जो होता है हमारी स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है। और इनकी जो, अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं, अगेन लेट मी टेक अनदर पेज, ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं दोनों को साथ में, तो ये जो ग्राफ होता है ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू होती है ये हो जाती है के बीटा, ये वाली जो वैल्यू हो जाती है ये हो जाती है के अल्फा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी एल बीटा, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी एल अल्फा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा लैम्डा कट ऑफ, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकती। सो ये हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ बनता है ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेज वर्सेस लैम्डा, ठीक है। ये हमारी, ये जो पीक्स आ गई, ये सारी की सारी हमारी कौन सी है,
करेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, और ये जो आ रही है ये सारी की सारी कौन सी आ रही है, जो बीच में ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं हमारे कंटिन्यूअस एक्सरेज की वजह से। ठीक है, तो देखो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है वो एकदम से शूट अप कर जाती है। ठीक है, सो ये हमारा एक्सरेज है। ठीक है, ये हमारा एक्सरेज के बारे में था। राइट, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोजलीज लॉ। राइट, अब यहां पर क्या होता है कि द वेवलेंथ ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो होती है, हमारी करेक्टरिस्टिक एक्सरेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती है, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम मॉडिफाइड रिडबर्ग फॉर्मूला। मॉडिफाइड रिडबर्ग्स फॉर्मूला। तो यहां पर क्या होता है, रिडबर्ग फॉर्मूला सबको पता है, 1/λ। रिडबर्ग क्या था, रिडबर्ग का फॉर्मूला था 1/λ इज इक्वल्स टू आर इंटू ऑफ 1/n1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 स्क्वायर इंटू ऑफ z स्क्वायर। राइट, ये फॉर्मूला था। एंड अगर मॉडिफाइड की बात कर रहे हैं, यानी मोजलीज लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोजलीज लॉ की बात करते हैं, तो मॉडिफाइड क्या है, उसने क्या करा, उसने बोला कि भाई ये हो जाएगा r इंटू ऑफ, ये चीजें एज इट इज रहेंगी 1/n1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा z माइनस सिग्मा, इसका होल स्क्वायर। सिग्मा जो होता है गाइज वो क्या हो जाता है, हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो जाता है इस केस में। ठीक है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो हमारे रिडबर्ग फॉर्मूला होते हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला इज रिडबर्ग फॉर्मूला जो होता है वो वैलिड होता है 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। राइट, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो है हम बात कर रहे हैं, ये मेटल है। राइट, जो टारगेट एलिमेंट होता है वो एक मेटल होता है, तो उसके अंदर क्या होगा कि यहां पर हमको मॉडिफाई करना पड़ता है z माइनस सिग्मा। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, राइट, इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं z इफेक्टिव, विच इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो ये तो हो गया हमारी 1/λ हो गई। अब न्यू फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, c/λ। तो अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या लिख दूंगा मैं, cr इंटू ऑफ 1/n1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 स्क्वायर इंटू ऑफ z माइनस सिग्मा, ये आ गया। ठीक है, यहां पर क्या होता है, अगर, और इसका होल स्क्वायर, अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट ले लूं तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं कि रूट न्यू विल बी इक्वल्स टू, यहां पर एक कांस्टेंट मान लेते हैं और ये आ जाएगा z माइनस सिग्मा। दिस सॉरी, ये मैंने यहां पर गलत बता दी, ये मोजलीज लॉ नहीं है। ठीक है, ये मॉडिफाइड रेडबर्ग फॉर्मूला था, सॉरी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज माय मोजलीज लॉ। ठीक है, मोजलीज लॉ। राइट, ये ए क्या होता है, ये ए कांस्टेंट होगा फॉर अ गिवन ट्रांजिशन। राइट, क्योंकि देखो ए की वैल्यू क्या हो गई, यही वाली वैल्यू हो गई, ये जो पूरी की पूरी थी। ठीक है, तो अगर ट्रांजिशन जो है वो सेकंड से वन में हो रहा है या थर्ड से वन में हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उन स्पेसिफिक ट्रांजिशंस के लिए ये जो वैल्यूज होंगी ये कांस्टेंट हो जाती हैं। राइट, आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। सी जो हो गई वो क्या हो गई, स्पीड ऑफ लाइट हो गई। राइट, n1 और n2 हमने फिक्स कर दिया, तो ए हमारा कांस्टेंट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज द रेडबर्ग्स फॉर्मूला, मोजलीज लॉ फॉर अ गिवन ट्रांजिशन। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। सिग्मा क्या है, अरे सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है गाइस, बताया तो था। ठीक है, सिग्मा कैलकुलेट नहीं करना होता, वो क्वेश्चन में गया होगा ऐसे, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। मैं पब्लिक चैट ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, और जल्दी से इसका आंसर बताओगे लोग मेरे को। गिविंग 1 minute टू थिंक।
ओके, टाइम्स अप। आंसर बताओ दोस्तों, क्या आ रहा है जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन है काफी। डी गलत है दोस्त, बी भी गलत है। वेंकट गुड, ए रोहन ए गुड, गुड वेंकट। बी गलत है दोस्त। सृष्टि राइट, ए अंकुर ए राइट। कूल। तो यार सिंपल सा यार, अभी तुम लोगों को मैंने बताया क्या हो रहा है, राइट। चलो देखते हैं कि क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज फ्रॉम अ कुलिज ट्यूब इज प्लॉटेड अगेंस्ट अ वेवलेंथ लैम्डा शोन इन द फिगर। तो हमने एक ग्राफ देखा अभी। द मिनिमम वेवलेंथ इज फाउंड टू बी लैम्डा सी एंड द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन। के अल्फा कौन सी थी याद है? के अल्फा थी जो कि एल से एल से कहां पर आ रही थी? के अल्फा हमारी आ रही थी एल से के में, राइट। के अल्फा हमारी आ रही थी एल से के में, इसलिए उसको के अल्फा बोलते थे, यानी फिक्स्ड है, राइट। ये बोल रहा है इसके लिए क्या है, लैम्डा क्या है। एज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज। अब ये वैल्यू तो फिक्स रहती है ना गाइस, यही तो मैंने तुमको समझाया था, ये तो कभी भी चेंज नहीं होता। ये यानी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ जो है लैम्डा के जो है, दिस विल बी कांस्टेंट। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का किस पे फर्क पड़ता था? मैंने क्या बताया था? लैम्डा मिन जब हम निकालते थे, लैम्डा सी जो निकालते थे, उसका फॉर्मूला था क्या? उसका फॉर्मूला था एच सी अपॉन ईवी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो ये कह रहा है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो है उसको इंक्रीज कर दिया। अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। अगर ये 1 है, पहले वाला था, तो बाद वाला क्या हो जाएगा? लैम्डा सी 2। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि v इंक्रीज हो गया है तो लैम्डा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी लैम्डा सी 1, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले जो डिफरेंस था, पहले डिफरेंस क्या था? लैम्डा के माइनस लैम्डा सी 1, लैम्डा के माइनस लैम्डा सी 1। बाद में कितना हो गया? लैम्डा के माइनस लैम्डा सी 2। अब ऑब्वियसली बात है, अगर सी 2 की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू सी 1, तो यहां पर क्या होगा? ये वाली जो वैल्यू है ये बड़ी हो जाएगी, राइट। इट विल गेट इंक्रीज्ड। ये किस में है? ऑप्शन ए में है, राइट। सो राइट, तो दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है। अगेन लेट्स ब्रिंग अ टाइमर ओवर हियर एंड लेट्स सी कि कौन सही से करता है इसको। अगेन आई एम गिविंग 1 मिनट। वैसे ये वाला क्वेश्चन आई थिंक एक्सरे से कम है, और ये पुराना वाला जो हमारा चैप्टर था उससे ज़्यादा है। नंबर ऑफ फोटॉन्स वहाँ पे मैंने निकालने सिखाए थे आप लोगों को, ठीक है। तो अगर ना भी हो तो डोंट फ्रेट। यहाँ पे एक्सरे था शायद, इसलिए यहाँ पर डल गया, बट आइडियली दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द अर्लियर चैप्टर डुअल नेचर। बट देखते हैं कौन सही करता है इसको। ओके, क्या आंसर आया गाइस? HK, B is wrong. MJ good, A is the correct answer. Ram Gopal good, Rohan good, Navneet nice, Srishti good, Srishti you are doing well, Shreyas, Venkat nice, Siddhi, Ankur nice। ठीक है, चलो जल्दी से देख लेते हैं गाइस कि क्या था। हाँ आयुष्मान, बहुत सारे ए नहीं है, एक ही है ठीक है। ओके, सो लेट्स क्विकली लुक एट दिस कि एग्जैक्टली क्या था यहाँ पर। सो ये कह रहा है कि 2 sources ऑफ लाइट एमिट एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 1 nanometer एंड अ विजिबल लाइट ऑफ 500 nanometers, ठीक है। बोथ द सोर्सेज एमिट लाइट ऑफ द सेम पावर 200 watt। सो पावर गाइस क्या होती है? अब तुम लोगों को फॉर्मूला याद होगा, मैंने बताया था वहां पर क्या आता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हमको निकालने होते हैं, तो वो क्या होता है? P इज इक्वल्स टू N इंटू ई, और N क्या E क्या होता है? HC बाय लैम्डा, राइट। बस ये है। तो अब यहां पर क्या करना है? एक्स रेज के नंबर निकालने हैं, ठीक है। पावर दोनों की सेम है, लैम्डा दोनों की अलग अलग है, एक्स की मान लेते हैं यहां पर। दूसरे की जो पावर है, जो हमारी विजिबल लाइट है, उसको हम लिख लेंगे NV इंटू HC बाय लैम्डा वी। अब क्या करते हैं? इन दोनों को डिवाइड कर दो सिंपली, HC से HC कट जाएगा, P से P कट जाएगा, या इक्वेट कर दो, एक ही बात है। तो यहां से क्या आ जाएगा? बहुत ही जल्दी से आ जाएगा, NV बाय लैम्डा वी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? NX डिवाइडेड बाय ऑफ लैम्डा एक्स। अब हमको क्या चाहिए? द रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स ऑफ एक्स रेज, यानी NX
डिवाइडेड बाय एनवी. सो nx बाय एनवी की वैल्यू क्या आ जाएगी? nx बाय एनवी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? लैम्डा x डिवाइडेड बाय ऑफ लैम्डा v. लैम्डा x कितना दे रखा था? 1 नैनोमीटर. विजिबल लाइट कितनी दे रखी थी? 500. कितना आ गया? 1/500. अब देखो दोस्तों कितने सिंपल क्वेश्चन है जो कि हमारे 2020 के अंदर आ रहे हैं. आप बताओ ये कोई मुश्किल है? बहुत ही सिंपल है, राइट? सो नाइस. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज नाउ वी आर जंपिंग टू न्यूक्लियाई. ठीक है, सो एक्सरेज वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू न्यूक्लियर. साइज ऑफ अ न्यूक्लियस. ठीक है, सो न्यूक्लियस के साथ क्या है? न्यूक्लियस का किसी को पता है साइज कितना होता है? एनीबडी नोज? वैसे आप लोगों ने सीबीएसई तो पढ़ी ली होगी, तो आई थिंक ये पढ़ ही रखा होगा. सो हुआ क्या कि बहुत सारे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करे न्यूक्लियस के ऊपर, तो वहां से पता चला कि न्यूक्लियस जो होता है इट इज मेड अप ऑफ अ हाईली डेंस मैटर, राइट, विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मैटर. न्यूक्लियर मैटर बोलते हैं गाइस उसको. ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है अक्रॉस इसकी जो डेंसिटी होती है ना अक्रॉस मटीरियल्स, राइट, या अक्रॉस एटम्स, वो सेम है. ठीक है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, डेंसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने बोला अगर डेंसिटी सिमिलर है, इफ डेंसिटी इज सिमिलर, तो उस केस में क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल्स टू व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, और मास जो होता है, मास किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं. ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? जो कि न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड करते हैं, राइट. न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रिजाइड करता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, राइट. तो न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. ठीक है, सो मास किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, सो इसलिए इन्होंने बोला कि वॉल्यूम अगर देखा जाए तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ए, विच इज व्हाट? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? मास नंबर. मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो वही क्या हो गया? ए, राइट. तो यहां पर जब देखा गया वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ए. इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ए रेज टू द पावर ऑफ 1/3. और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाऊं तो क्या आ जाएगा? आर इज इक्वल्स टू आर नॉट, क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट है. यहां पर बोला डेंसिटी कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, राइट. तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए रेज टू द पावर ऑफ 1/3, राइट. एक्सपेरिमेंट से अगेन पता चला जो आर नॉट की हमारी वैल्यू है वो है 1.2 फर्मी मीटर, राइट, यानी 10 रेज टू द पावर ऑफ -15. इसको बोला जाता है फर्मी कांस्टेंट. ठीक है, फर्मी कांस्टेंट. नाउ अगर तुम लोग देखोगे तो कमाल की चीज क्या है? 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -15 गाइस, -15. ठीक है, बहुत ही इतनी छोटी वैल्यू है कि आप सोच भी नहीं सकते, राइट. बहुत बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, राइट. तो अगर तुम फर्स्ट ऑर्बिट की बात करोगे, ऑर्बिट का ऑर्बिटिंग, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना होता है? 0.529 आर्मस्ट्रॉम, राइट. आर्मस्ट्रॉम यानी कितना हो गया? 10 रेज टू द पावर ऑफ -10, राइट. इसका मतलब गाइस तुम सोचो कि ये 10 रेज टू द पावर ऑफ 5 टाइम का डिफरेंस है. ठीक है, क्लोज टू जीरो. हाँ बेटे, ऐसा मतलब सृष्टि बहुत ज्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स हैं. क्लोज टू जीरो तो सब कुछ ही क्लोज टू जीरो आप ले सकते हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज एनालिसिस हम लोग बहुत ग्रैनुलर डिटेल में जाकर करेंगे. ठीक है, सो बहुत ज्यादा छोटी छोटी वैल्यूज को हम लोग चेक करते हैं. यहां पर 10 रेज टू द पावर 5 टाइम्स छोटा है. तो आप ये सोचो कि इतना बड़ा न्यूक्लियस है, मतलब इमेजिन करो कि 1 किलोमीटर, राइट, एक कोई सर्कल है जो कि 1 किलोमीटर के रेडियस पर है. ठीक है, 1 किलोमीटर के रेडियस पे, एंड जो न्यूक्लियस है उसका साइज कितना होगा अगर मैं 1 किलोमीटर से कंपेयर करूं, राइट. कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर. ठीक है, 1 सेंटीमीटर. ठीक है, सो 1 सेंटीमीटर का न्यूक्लियस है इतना सा, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कहां कर रहा है? 1 किलोमीटर के रेडियस पे, राइट. नाउ दैट इज ट्रिमेंडस, राइट. तो ये गजब की चीज थी. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं. न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. तो सबसे पहले न्यूक्लियर स्टेबिलिटी करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले फोर्सेस देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं. ठीक है, अब पहली चीज तो हमको पता है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सब लोगों को पता है ये कौन सी फोर्स होती है. ये गाइस होती है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो हमारे प्रोटॉन्स के बीच में होगी आपस में, रिपल्शन. ये न्यूक्लियस के अंदर की फोर्सेस की बात कर रहा हूं, रिपल्शन. ठीक है, अब ये बोला गया यार अगर रिपल्शन इलेक्ट्रॉन की हम सिर्फ प्रोटॉन की अगर हम रिपल्शन देखेंगे तो न्यूक्लियस तो कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता. तो उन्होंने क्या अज्यूम करा, मतलब ये
मॉडल फिट कराते हैं, मॉडल फिट कराया कि एक और फोर्स है जिसको हम बोलते हैं लेट्स से न्यूक्लियर फोर्स, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, ये एक हाईली अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब काम करती है जब डिस्टेंस जो होता है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ और लेस देन 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -15। सिर्फ और सिर्फ तब काम करता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तब काम करता है। तो ये बोला गया कि न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये लग रही हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्ट करके रख रही है, और ये रिपल्सिव फोर्स है जो कि दोनों को दूर भगा रही है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी कैसे आएगी गाइस? तो स्टेबिलिटी कैसे आती है, मान लेता हूं मैं ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये शायद तुमको बुक्स में नहीं मिलेगा जो मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखना अब इसको। मैं बल्कि पब्लिक चैट मोड ऑफ कर देता हूं, अब इसको ध्यान से समझना कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो तो आपस में रिपेल करेंगे, अगर वो रिपेल करेंगे तो क्या करेंगे, दूर दूर रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रोटॉन है, अगर मैं मानता हूं तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये वाला प्रोटॉन इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ये वाला प्रोटॉन इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, आपस में अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा कि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन यहां पर कहीं पे बीच में होंगे, वो क्या करेंगे, वो अपनी अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये स्टेबल हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। एंड अब क्या होगा गाइस कि अगर इस न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो गया, राइट, बड़ा हो गया, क्योंकि यहां पर लिमिटेशन क्या थी, न्यूक्लियर फोर्स तब एप्लीकेबल होती है जब डिस्टेंस होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो गया, राइट, मतलब हमने ये बोला कि भाई रेडियस की वैल्यू क्या होती है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू A⁻⁻1/3। ठीक है, अगर मान लेते हैं ए की जो वैल्यू है लेट्स से वो 1000 आ गई, एज्यूम, मतलब मैं तो एक हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, 1000 भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या चलो 1000 नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं। यहां पे मान लेते हैं ए की जो वैल्यू है वो है लेट्स से 125। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1.25 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻5 15, इतना रेडियस आ गया, राइट, रेडियस हो गया। डायमीटर कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10⁻⁻15, राइट। इसका मतलब कई कई ऐसे हमारे जो न्यूट्रॉन्स है वो ऐसे हो सकते हैं जो कि प्रोटॉन के पास ना हो, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो इतनी न्यूक्लियर फोर्स लगा ही नहीं पाएंगे कि उसको अट्रैक्ट करके रख पाए। तो उस केस में क्या होगा, ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये ओवरकम हो जाएगी, राइट, ये ज्यादा बड़ी हो जाएगी, राइट। सो जो रिपल्सिव फोर्सेस थी उस केस में क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगी ग्रेटर देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस। और इस केस में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर जो है, हमारा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और जब अनस्टेबल हो जाएगा तो कई कई न्यूक्लियस इतने बड़े हो जाते हैं कि वो इतना अनस्टेबल हो जाता है कि वो अपने आप ही छोटे न्यूक्लियस बनना, फॉर्म करना शुरू कर देता है, विच इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी, राइट। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम वगैरह और ये सब, तो ये क्या करते हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में बन जाते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा ना ट्रिगर फिर भी चाहिए होता है, राइट, उनको आप थोड़ा सा हिट करो और वो क्या करेंगे, फिर ब्रेक कर जाएंगे, राइट। सो इसलिए होता क्या है कि जो वेरी हैवी न्यूक्लियाई हैं, वेरी हैवी न्यूक्लियाई, वो क्या होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं गाइस, ठीक है। ये जो फिनोमेना होता है इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। समझ में आ गया। मैं प्राइवेट चैट पब्लिक चैट जो ऑफ कर रहा हूं, ये बताओ ये सबको समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? बिकॉज ये समझ में आ गया ना, तो उसके बाद चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं कि अच्छा क्या हो रहा है, राइट। बाइंडिंग एनर्जी और ये आगे के आगे जो भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो सब समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ये बेस है, राइट, कि कैसे रेडियो एक्टिवेट होता है और क्या होता है। ओके, चलो, क्लियर, नाइस, गुड गुड, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज मास डिफेक्ट, ठीक है। सो मास डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि हमने क्या देखा कि आइंस्टाइन ने ऑब्जर्व करा कि जब हमारे कुछ एलिमेंट्स बनते हैं, राइट, जब हमारे व्हाट हैपेंड, क्या क्लियर करना है बच्चे? हाँ, न्यूट्रॉन्स अट्रैक्टिव फोर्स, कोई भी न्यूक्लियन होगा, जो भी एलिमेंट, जो भी ऐसी चीजें हैं, प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्यों? अगर उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, न्यूट्रॉन भी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जो रिपल्सिव फोर्सेज है वो सिर्फ प्रोटॉन के बीच में होगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं होगी, ठीक है। चलो, मास डिफेक्ट पर आते हैं। तो मास डिफेक्ट क्या होता है? सो जब हमने ये देखा कि रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी हो रही है, तो बहुत सारी ना एनर्जी रिलीज होती है,
कई कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है ना एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। तो आइंस्टाइन ने ये ऑब्जर्व करा कि जब ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, राइट, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जैसे तुम लोगों को पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर जो है हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं और उनकी वजह से बहुत ज्यादा हाई एनर्जी निकलती है, राइट। तो वो एनर्जी कहां से आती है? तो आइंस्टाइन ने एक जबरदस्त चीज दी कि मास डिफेक्ट होता है। उसने बहुत ज्यादा रिएक्शंस हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड करी और उससे पता चला कि देयर इज अ मास डिफेक्ट विच इज हैपनिंग। सो फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि Z लेट से प्रोटॉन्स है, MP मतलब प्रोटॉन्स का मास, प्लस A माइनस Z जो है, Z सबको पता है ना एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर वो होता है जितने प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल्स टू माई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। जब ये दोनों कंबाइन होकर एक एटम बनाते हैं, एक न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसके साथ क्या होता है? एक एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी होती है गाइस, इट वाज ऑब्जर्व्ड कि अगर हम मास निकालें, डेल्टा एम निकालें, मास डिफेक्ट क्या हो गया? मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो इसकी जो वैल्यू थी ये ग्रेटर देन 0 आ जाती है। यानी क्या हुआ? कुछ मास डिफेक्ट हो गया, यानी इन दोनों का जो मास था ये कंबाइन होकर आइडियली उतना ही मास बनना चाहिए था, बट उतना नहीं बना, कुछ कम बना। तो ये जो मास डिफेक्ट है, आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी जिसको बोला जाता है डेल्टा एम सी स्क्वायर, राइट। ये आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी, उसने बोला कि ये जो मास डिफेक्ट होता है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है। और ये जो डेल्टा एम होता है, डेल्टा एम हम जनरली कैलकुलेट करते हैं 1 AMU के फॉर्म में, ठीक है, AMUs में कैलकुलेट होता है, और 1 AMU जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 27 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और इसकी एक जनरल इजी फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर, सी पता ही है 3 इंटू 10⁸। इनको हम जनरली क्या करते हैं, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये सीधा सा फॉर्मूला बन जाता है। ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो यहां पर आया था 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए पेपर के अंदर, ये ध्यान रखना, सीधा 931.5 अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा हुआ है, 931 ले लो, 931.5 ले लो, दैट इज ऑलमोस्ट द सेम। जनरली कई बार क्वेश्चंस में दे भी देते हैं वो लोग कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, बहुत समझदार हो तुम। 931.49, बहुत बढ़िया। सो डेल्टा एम से डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर जूल्स वगैरह में पूछा हुआ है तो फिर ऑब्वियसली उस केस में हमको बेसिक से जाना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन क्विकली। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि ये कहता है कि न्यूक्लियस जो है अगर वो स्टेबल है, तो वो स्टेबल इसलिए है बिकॉज न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो उनको बॉन्ड करके रखती हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या करती हैं? इन सारे न्यूक्लियंस को बहुत अच्छे से बॉन्ड करके रखती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, ठीक है। अब अगर मेरे को इस न्यूक्लियस को तोड़ना है, राइट, इस न्यूक्लियस को अगर मेरे को तोड़ना है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू सप्लाई एनर्जी। ये स्टेबल न्यूक्लियर है, राइट, तो आई हैव टू सप्लाई एनर्जी। जितनी एनर्जी मेरे को इस न्यूक्लियस को तोड़ने में सप्लाई करनी पड़ेगी, दिस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। सो इस केस में क्या होगा? अगर x है हमारा AZ प्लस बाइंडिंग एनर्जी अगर हम देते हैं, तो हमारे क्या होंगे? Z प्रोटॉन्स निकलेंगे, प्लस A माइनस Z क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो बेसिकली क्या है? हायर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, मोर स्टेबल द न्यूक्लियाई विल बी, ठीक है, उतना ज्यादा न्यूक्लियाई स्टेबल होगा, राइट। लेकिन हमने ये भी देखा जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, राइट, अब बाइंडिंग एनर्जी इनकी ज्यादा होगी, जिनके अंदर जो है ज्यादा न्यूक्लियॉन्स है, ज्यादा सेपरेट आउट करना पड़ रहा है, तो हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको तोड़ना पड़ रहा है, राइट। नाउ अब होता क्या है कि लेकिन हमने देखा तो जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो तो बहुत अनस्टेबल होते हैं, राइट। तो ये निकाला गया, चलो यार एक काम करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालते हैं, ठीक है, पर न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होगा? मास नंबर। ये वैल्यू निकाली गई, उसके बाद हमने क्या करा? इनका ग्राफ प्लॉट करा, ठीक है। लेट मी शो यू द ग्राफ। सो जब इनका ग्राफ प्लॉट करा गया, तो ये जो वैल्यूज आ रही थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वाली, ये हमारी ग्राफ के साथ और जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स थे उनके डेटा के साथ मैच कर रही थी, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। ये वैल्यू जो होती है आयरन की, ये पीक पर होती है 56 आयरन जो होता है, ठीक है। ये हमारा हीलियम हो गया, ये हमारा कार्बन हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। ये जो हीलियम कार्बन ऑक्सीजन है, इनकी जो पीक्स आती हैं वो पीक्स इसलिए आती हैं बिकॉज इनका कुछ ऑपोजिट स्पिन न्यूक्लियॉन्स का पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। वो अभी हमारे कोर्स के बाहर है तो उसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज द ये हमारा 1 हो गया, ठीक है, ये हमारा 2 हो गया एंड सो ऑन,
राइट। तो इस तरीके का हमारा जो है ग्राफ जो है वो आ जाता है, ठीक है। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस। अगेन ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जल्दी करो, ठीक है। मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ, लेट्स सी कौन करता है। ऑल्दो पुराना क्वेश्चन है, 99 का क्वेश्चन है, बट जल्दी करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, लेट्स डू इट क्विकली। जे आर, हाँ मतलब प्रीवियस जे रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल, सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। बट हाँ हम लोग एक काम और कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग विद अ सेकेंड क्रैश कोर्स। तुम्हारा जो अभी फेब्रुवरी का अटेम्प्ट हो जाएगा, आई थिंक 28 फरवरी से या जब भी है, वी विल अपडेट यू। तो उसके अंदर जो है वी आर लॉन्चिंग विद अनदर क्रैश कोर्स, जिसके अंदर जो हाई वेट टॉपिक्स है हम उनको कैटर करेंगे, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स अभी आएंगी बाहर, बट वी विल नॉट लीव यू। वो अप्रैल अटेम्प्ट तक तुम्हारा चलेगा, मार्च को कवर करेगा और अप्रैल को भी कवर करेगा, मई का देखते हैं कि क्या करना है। बट या दीज रिकॉर्डिंग्स शुड बी अवेलेबल, ठीक है। चलो टाइम ओवर हो गया, लेट्स सी कि क्या आंसर आया। बी, हाँ फ्री है बच्चे, बी इज द करेक्ट आंसर। अरे बहुत ही बढ़िया, रेवंत, ऋषि, वेंकट, अमन, अरे एक्सेलेंट यार, तुम लोगों को तो बहुत जल्दी आ गया ये, नाइस। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है गाइस? जो हमारी डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है डी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मास क्या होता है? मास यूरेनियम की अगर हम बात करी जाए तो मास होता है यूरेनियम का 235, ठीक है। 235 उसका प्रोटॉन नंबर होते हैं, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियॉन्स होते हैं, राइट। डिवाइडेड बाय, अब ये एएमयू में होता है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर दे भी रखा है, मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना हो गया, इतना हो गया, 10⁻⁻27 ये आ गया। डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई विच इज 22.7 इंटू आर क्यूब, राइट। आर क्या होता है, आर नॉट, आर नॉट कितना था 1.2 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब, ठीक है, इंटू ए क्या था, अगेन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, वो कितना था 235, ये तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे योर आंसर विल कम आउट टू बी बी। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। लेट्स मूव ऑन क्विकली, जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो मैं टाइमर भी नहीं दे रहा, जल्दी पढ़ो इसको और जल्दी आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है, ठीक है। एमके के बाद, एमके मेरे को लास्ट दिख रहा है, उसके बाद जो भी आंसर करेगा मेरे को वो आंसर, आई विल अज्यूम दैट कि वो इस क्वेश्चन का आंसर है। वाह, ये ट्रिपल सी वाला आयुष्मान, गुड गुड आयुष्मान, नाइस। आर डी दिस इज रॉन्ग, पी एस यस इट इज सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यतिन सी, नाइस। ऋषि, सृष्टि गुड, डूइंग वेल सृष्टि। श्रेयस, शिवानी, नाइस, कूल। देखो जल्दी से देख लेते हैं, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, मैंने इसलिए डाला था, मैं जनरली जो रीसेंट वाले क्वेश्चन है बस वही डाल रहा हूं, बट तुमको दिखा रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर में से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ दे दिया, ठीक है, ये हमने अभी अभी पढ़ा भी। अब ये पूछ रहा है कि द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी, अब एनर्जी कब रिलीज होती है, जब एक स्टेबल न्यूक्लियर फॉर्म होता है, राइट। अगर अनस्टेबल न्यूक्लियर होता है तो उसको तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम ये देखते हैं क्या हो रहा है, वाई जो है, वाई हमारा सबसे स्टेबल न्यूक्लियर है ना। अब वाई को अगर आप तोड़ोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी ना, है ना। डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू हमारा अनस्टेबल है, लेकिन उससे क्या बन रहा है, एक्स प्लस जेड बन रहा है। हो सकता है ये है, वो हो सकता है ना हो, कई कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर आपको यू हैव टू चूज द बेस्ट वन, ठीक है। सी की बात करते हैं तो क्या कर रहा है, डब्ल्यू से 2y बन रहा है, अरे भाई ये तो दोनों जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो दोनों के दोनों हाईएस्ट स्टेबल है, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वैसे मैं डीबी देख देता हूं तुमको, एक्स इज गिविंग वाई प्लस जेड, एक्स जो है वाई भी दे रहा है जेड भी दे रहा है, बट जेड जो है ना अनस्टेबल है, राइट, पता नहीं देना दे,
राइट? सो बेटर आंसर क्या है यहां पर? सी। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन क्विकली। अब इसको जल्दी से सॉल्व करो, मैं यहां पर चैट ऑफ कर रहा हूं। ओके, 1 सेकेंड। चलो देखते हैं अब किसने सही करा इसको। एनी आंसर्स गाइस? सॉल्व कर रहे हो अभी? थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है, आई एग्री। करो करो, जल्दी करो इसको। ए वाले मेरे दोस्त सारे के सारे गलत हैं। सृष्टि रॉन्ग, यतिन रॉन्ग, अंकुर रॉन्ग, श्रेयस रॉन्ग, अनु वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। सात्विक, चलो देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशंस लंबी हैं, हो सकता है वहां पे मिस्टेक हो जाए। आयुष्मान, बी 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 बी। सो इन अ रिएक्टर 2 kg ऑफ यूरेनियम 235 फ्यूल इज फुली यूज्ड अप इन 30 days। ठीक है, 2 kg दे रखा है गाइस, राइट? सो 2 kg यूरेनियम जो है यूज अप हो गया कितने दिन में? 30 days में। द एनर्जी रिलीज पर फिजन इज, एनर्जी दे रखी है हमको कितनी निकल रही है। ठीक है, गिवन दैट द एवोगाड्रो नंबर इज दिस पर किलो मोल एंड ई, व्हाट इज द पावर आउटपुट? अब देखो अगेन, लेट्स गो टू द बेसिक्स। पावर पूछा जा रहा है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एन, यानी जितनी फिजन होंगी इनटू एनर्जी। एनर्जी पर फिजन तो हमको बोल रखा है कितनी है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको क्या निकाल रहा है? नंबर ऑफ फिजन कितनी होंगी। ठीक है, पर यूनिट टाइम, एक मिनट में, 1 सेकंड के अंदर हमारी कितनी नंबर ऑफ फिजन होंगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ फिजन क्या होंगी, या नंबर ऑफ ये जो फिजन हैं, ये कैसे निकलेंगे? हमारी 2 kg दे रखा है, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि इसके कितने मोल्स हैं या कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। ठीक है, ये तो हो गया kg डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास, वो लेकिन ग्राम्स में होता था, ये हमारा आ गया ये डिवाइडेड बाय 235, ये आ गया। ये हमारा हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, इतने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है? 30 days दे रखा है, तो इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है? मेगा वॉट में दे रखा है। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? अब मेगा को हम एज इट इज रहने देते हैं, मेगा की वैल्यू यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी मेगा दे रखा है आंसर्स में, राइट? तो यहां पर आ जाएगा इंटू 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लेना, इसमें टाइम लगेगा। ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? बी आएगा। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑफ द क्लास। बट हाँ, मतलब मैं फ्रैंकली जब मैं अपने क्वेश्चंस करता था तो मैं ये ध्यान रखता था, यार ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत हैवी कैलकुलेशंस वाला है, इसको किसी तरह मैं अपने पेपर में मार्क कर लेता था कि यार इसकी एक बार कैलकुलेशन आकर दोबारा चेक करनी है, बिकॉज इसमें गलती हो सकती थी। नाइस नाइस सृष्टि, गुड वर्क। A calculation mistake है, मतलब it's purely a calculation based question, but overall if you are able to do it well, I think it's good. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चलो कर लेते हैं इसको जल्दी से। ये भी थोड़े से कैलकुलेशन है, राइट? एनर्जी ईवी में है तो पावर की यूनिट्स क्या होंगी? पता नहीं यार क्या होंगी। ईवी के केस में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड मे बी,
ठीक है, तो वो आ जाएगा। एनीवेज चलो इसको जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। लेट्स सी हु सॉल्व्स इट फर्स्ट। अगेन ये कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसको करना है, करो इसको। डेल्टा एम निकालेंगे इसके अंदर, ठीक है। डेल्टा एम निकालोगे और सीधा वो निकाल दोगे इंटू 931। यहाँ पे दे रखा है देखो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो बस डेल्टा एम की वैल्यू निकालनी और 931 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस ढंग से करनी पड़ेंगी, वैल्यूज ऐसी हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने थोड़ा सा समझा भी दिया बट कैलकुलेशंस हैवी हैं, चलो मैं इसलिए तुमको 1 मिनट दे देता हूँ, करो आराम से। ऐसे बच्चे अभी पी की वैल्यू निकाली तो थी ना, एन की जगह हमने पी के पहले हम एन निकाल रहे थे, फिर उसके बाद हमने क्या करा था, पी इज इक्वल्स टू एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि मैं एग्जैक्ट सही चीज़ें लिखूं, तो मतलब थोड़ा सा क्रैश कोर्स है इसलिए, अदरवाइज प्रॉपर क्लास होती है तो उसके अंदर वी विल राइट प्रॉपरली, बट यहाँ पर थोड़ा सा तेज मूव करना पड़ता है इसलिए, अदरवाइज तुम्हारा कोर्स नहीं कंप्लीट होने वाला। ओके, टाइम्स अप। लेट्स सी किसने करा ओपनिंग चैट। क्विकली किसी का आंसर आया? एम एस तरुण डी इज रॉन्ग तरुण। आयुष्मान मेरे दोस्त गलत हो गया। अनु दिस इज रॉन्ग। नवनीत यू आर एब्सोल्युटली राइट। श्रेयस यू आर एब्सोल्युटली राइट। सृष्टि बच्चे ये गलत हो गया। नीडा बी इज राइट। यतिन बी इज राइट। जशन बी एब्सोल्युटली बी सही आंसर है हमारा, ठीक है। सो कुछ नहीं करना यार, ये डेल्टा एम जल्दी से निकाल लेना। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगेन अगर गलती हुई होगी तो हमारी कैलकुलेशन में हुई होगी। कुछ नहीं करना, एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या करना है, डेल्टा एम सी स्क्वायर करना है, ठीक है। और वही 931 डेल्टा एम इंटू 931। अब डेल्टा एम कैसे निकालेंगे? तो ये कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि भाई जब हम किसी एटम को या न्यूक्लियस को उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, यानी कितने होंगे, 50 प्रोटॉन्स निकलेंगे प्लस 70 जो है हमारे कितने निकलेंगे, न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, राइट। तो क्या करना है, इनका मास, इन दोनों का मास माइनस इसका मास, बस ये करना है। तो यानी क्या हो गया, 50 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है, 1.00783, ठीक है। ये हो जाएगा हमारी डेल्टा एम की वैल्यू, ठीक है, प्लस 70 इंटू ये वाली वैल्यू कितनी है, 1.00867 माइनस ऑफ ये कितना दे रखा है, 119.902199, कुछ वैल्यू नहीं जोड़नी, ठीक है। ये डेल्टा एम निकाल लेना और इसको 931 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। सर इजंट इट डेल्टा एम सी स्क्वायर इंटू, नहीं डेल्टा एम सी स्क्वायर नहीं होता बच्चे। डेल्टा एम जो वैल्यू होती है वो जनरली एएमयू में होती है, उसको अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे और सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तब हमको वो 931 लगाना होता है, ठीक है। सो और अब यहां पर दूसरा क्या दे रखा है, हाँ या आई थिंक एचआर ने अच्छा बताया, इट इज पर न्यूक्लियन पूछा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं इसके अंदर, एसएन के अंदर, यहां पर 120 दे रखा है, इसको 120 से और डिवाइड करना है एक बार, ठीक है। एंड यू विल गेट योर आंसर एज बी, ठीक है। चलो हाँ बच्चे, आर नोट्स मिलेंगे बिल्कुल, ये अपलोड होगा पूरा का पूरा, जो भी हम अभी लिख रहे हैं वो अपलोड होगा, ठीक है। बट आई विल स्टिल रिकमेंड कि जब भी अब लिखो, वैसे तो आज तुम्हारी लास्ट क्लास है, बट अपने आप नोट्स बनाने की हैबिट डालो, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू अल्फा डीके। अल्फा डीके या अल्फा मिशन जो हमारा होता है, राइट। सो ये हम थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी की तरफ आ रहे हैं, जहां पर एट न्यूक्लियस जो है वो अपने आप डिसइंटीग्रेट करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो यहां पर होता क्या है कि जो अल्फा डीके कब होता है, ये उनके अंदर होता है जो कि लार्ज साइज न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। लार्ज साइज न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती है उनकी शॉर्ट रेंज हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ शॉर्ट रेंज तो होती हैं ये, बिकॉज ऑफ शॉर्ट रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। जो बड़े साइज वाले होते हैं ना, उनके अंदर जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इसलिए क्या होता है कि न्यूक्लियस क्या करता है, ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है ना, ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है
सो दैट इट्स न्यूक्लियर साइज रिड्यूसेस। अल्फा क्या होगा, अल्फा में 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं गाइस, है ना, अल्फा के अंदर 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो उनको करने के लिए ये क्या करता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है y में, विच विल बी a-4 एंड z-2 प्लस एक अल्फा निकलेगा 4-2 और साथ में क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा डीके होता है जिसके अंदर ये सारे काम होते हैं। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी, इसमें जो डेल्टा ई निकलेगा यानी जो एनर्जी रिलीज होगी, ये वाली जो एनर्जी हमने लिखी हुई है, ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये आ जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी क्या आ जाएगा mx माइनस ऑफ my माइनस ऑफ m अल्फा इनटू ऑफ क्या 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब भी ऐसे रेडियो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर अल्फा डीके से रेडियो एक्टिविटी हो रही है, उसके अंदर जो है इतनी एनर्जी हमारी जो है रिलीज करती है, और ये जो एनर्जी होती है दिस इज शेयर्ड एज पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ y एंड अल्फा। ठीक है, इन दोनों के अंदर शेयर हो जाती है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, कुछ काइनेटिक एनर्जी की भी यहां पर लिंक्स हैं। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि इफ, ठीक है, इन केसेस में ऐसा भी होगा कि इफ x वाज एट रेस्ट, ठीक है, x अगर रेस्ट पर है तो उस केस में मोमेंटम जो होता है वो भी कंजर्व्ड रहता है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, राइट, कंजर्व्ड, राइट, यानी आप मतलब किसका मोमेंटम कंजर्व होगा, एक्स वाई और अल्फा का, राइट। सो डेल्टा ई की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वाई वी वाई का होल स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ एम अल्फा वी अल्फा का होल स्क्वायर। एक्सोथर्मिक है बच्चे, तभी तो एनर्जी रिलीज हो रही है, देखो ना। ठीक है, राइट, तो ये हमारा आ गया, और हमको ये बात पता है कि तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हमको ये बात पता है कि एम वाई वी वाई विल बी इक्वल्स टू एम अल्फा वी अल्फा, ये वो वाले केस के लिए जब मोमेंटम कंजर्व्ड है हमारा। ठीक है, सो अगर मैं एम वाई और इसकी जगह वी अल्फा की जो वैल्यू है वो डाल देता हूं, एम वाई वी वाई डिवाइडेड बाय ऑफ एम अल्फा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y की टर्म्स में हमारे पास आंसर आ जाएंगे, या फिर हम इसको अगर इसको इक्वेट करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, हाफ मतलब हाफ एम अल्फा वी अल्फा, ठीक है, या इसकी जगह उल्टा कर देते हैं, ठीक है, अल्फा की टर्म्स में लिख लेते हैं। तो लेट अस डू वन थिंग, ये वाली जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम एफ अल्फा ये, ठीक है, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ यहां पर आ जाएगा एम वाई। ठीक है, नहीं सॉरी मैं क्या गलत कर रहा हूं, एम वाई आ जाएगा, राइट, एम वाई आ जाएगा। सो बेसिकली मैंने क्या करा, दोबारा से बताता हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं। सो ये वाली जो हमारी वैल्यू है एम वाई वी वाई, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, एम अल्फा वी अल्फा, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसको ऊपर स्क्वायर कर दिया और नीचे क्या कर दिया, एम वाई कर दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, हाफ एम अल्फा का स्क्वायर वी अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ एम वाई प्लस ऑफ हाफ एम अल्फा और वी अल्फा का स्क्वायर। अब यहां से क्या कर लूंगा, मैं कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, क्या कॉमन ले लिया, एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, यानी क्या आ गया, हाफ एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, और यहां पर क्या आ गया, 1 प्लस ऑफ एम अल्फा डिवाइडेड बाय ऑफ एम वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमको ये बात पता है कि एम अल्फा की वैल्यू क्या होती है, एम अल्फा क्या होता है 4, ए वाई क्या होता है ए माइनस 4, तो यानी क्या आ गया हाफ, यानी यहां पर आ गया हाफ एम अल्फा वी अल्फा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा हो गई हमारी। ठीक है, सो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ एम अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 4 डिवाइडेड बाय व्हाट ए माइनस 4। ठीक है, अब एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा अभी तक क्या चल रहा था, काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही थी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू के ई अल्फा इंटू ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय ऑफ ए माइनस 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के ई इंटू अल्फा इंटू ऑफ ए डिवाइडेड बाय ऑफ ए माइनस 4। इसका मतलब क्या हुआ, के ई अल्फा की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है डेल्टा ई जो हमारी टोटल एनर्जी थी इंटू ए माइनस 4 डिवाइडेड बाय ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं के ई वाई की वैल्यू निकालूंगा तो गाइस क्या आ जाएगा, ये टोटल 1 होना चाहिए, यानी यहां पर क्या आ जाएगा इंटू 4 डिवाइडेड बाय ऑफ ए, राइट। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की यहां पर वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, हाँ, मोमेंटम आर के एब्सोल्युटली मोमेंटम कंजर्व होगा। आई एम सेइंग एम वाई वी वाई विल बी इक्वल्स टू एम अल्फा वी अल्फा, राइट। अगर इनिशियली काइनेटिक एनर्जी
एक्स की कुछ है, मोमेंटम बिल्कुल कंजर्व होगा, बट मैं वैल्यू या वो इक्वेशन यूज नहीं कर सकता। मैं ये जो फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ तब डिराइव कर रहा हूं जब हमारा एक्स जो है इज एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट, तभी होगा सिर्फ, ठीक है, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा ये तो हमने कर लिया, लेट्स मूव ऑन। सो बीटा डीके, ठीक है। सो बीटा डीके क्या होता है, 3 टाइप का होता है, राइट। बल्कि बीटा माइनस की जगह पहले हम बीटा डीके से शुरू करते हैं। बीटा डीके जो है वो 3 टाइप का होता है। ये भी क्या करता है, इंटरनल फोर्सेस को बैलेंस आउट करता है, ठीक है। बैलेंस आउट कैसे करता है, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बीटा माइनस डीके। सो बीटा माइनस डीके जो होगा उसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, सो यहां पर क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन डिसइंटीग्रेट्स इनटू अ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 0 -1, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है, क्योंकि ये बेसिकली क्यों होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस जो है ना इसमें बहुत ज्यादा हाई है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर हाई। ये किन एलिमेंट्स में होता है, जहां पर न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। सो ये न्यूक्लियर फोर्सेस हाई है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर बीटा माइनस डीके होगा, क्योंकि वो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन बन जाएगा यानी क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हाई हो गई हैं, बहुत ज्यादा कंसाइज करा हुआ है, वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन जो है डिसोसिएट कर जाएगा प्रोटॉन में, जिससे क्या होगा, इसकी अब रिपल्सिव फोर्स भी आ जाएगी। प्रोटॉन जो आया इसकी एक रिपल्सिव फोर्स भी आ गई, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा वो एट ईज फील कर रहा है, ठीक है। सो इस केस में क्या होता है कि बीटा माइनस डीके के अंदर ये होती है हमारी इक्वेशन, ए जेड will be giving you y a। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, एक प्रोटॉन बढ़ गया और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी यहां पर क्या हो जाएगा z+1। लेकिन देखो मास नंबर उतना ही रहा, क्योंकि न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन गया था तो न्यूक्लियॉन्स तो उतने ही रहे, ठीक है। सो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया, प्लस साथ में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जिसको हम बोलते हैं बीटा माइनस, ठीक है। तो ये हमारा बीटा माइनस डीके हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा बीटा प्लस डीके, ठीक है। ये क्या हो गया, बीटा प्लस डीके। तो इस केस में क्या होता है कि जब एक न्यूट्रॉन जो है, सॉरी प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन ट्रांसफर करता है एक न्यूट्रॉन के अंदर, ठीक है, सॉरी, अब साथ में क्या होगा, क्योंकि इसको बैलेंस आउट करना है तो यहां पर एक तरह से एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बीटा एमिशन। ये अगेन कब होगा, ये तब होगा जब हमको न्यूक्लियस जो है उसके अंदर रिपल्सिव फोर्सेस आर मोर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो ये उल्टा काम करता है, ठीक है। सो ये उल्टा काम करेगा। तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी क्या, वो बनेगी, अगर एक एटम है जिस एक न्यूक्लियस है जिसका ये है, अब इसमें क्या हुआ गाइस, अगर y बनेगा तो अब देखो इसका मास नंबर क्या हुआ, फिर से सेम रहा, क्योंकि प्रोटॉन क्या बन गया, न्यूट्रॉन में, राइट। प्रोटॉन बन गया न्यूट्रॉन में तो मास नंबर तो सेम रहा, लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो एक प्रोटॉन था वो कम हो गया, यानी क्या हुआ, एटॉमिक नंबर जो है वो कम हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी लिबरेट, पॉजिट्रॉन बन गया एक तरह से, ठीक है। सो ये हो जाता है यहां पर, और साथ में क्या आ जाएगा, बीटा प्लस, राइट। सो ये हमारी बीटा प्लस की इक्वेशन होती है डीके की, ठीक है। आगे चलते हैं के कैप्चर। के कैप्चर मेरे ख्याल में बुक्स वगैरह में शायद मेंशन नहीं है, बट हाँ इसको जल्दी से कर लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। सो के कैप्चर इज सिमिलर टू बीटा प्लस ओनली, ठीक है। बीटा प्लस की तरह ही होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बहुत कम केसेस में होगा ये, लेकिन ये कब होगा, जब जो पहला वाला शेल है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, ये डिस्टेंस जो है ना बहुत क्लोज होगा। तो इस केस में क्या करता है, ये जल्दी से यहां से ना इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, नहीं न्यूट्रॉन वगैरह भी बता रहा हूं बच्चे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर खींच लेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज के कैप्चर। के शेल से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। दिस इज सिमिलर टू बीटा प्लस, क्योंकि इसकी इक्वेशन अगर आप देखोगे तो क्या होगा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या दे रहा है, एक न्यूट्रॉन बना रहा है, राइट। बीटा प्लस में भी ये हो रहा था, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन बन रहा था, इसलिए हम इन दोनों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही मानते हैं। बहुत सारी जगहों पे कराया नहीं जाता, लेकिन यहां पर क्या होगी, थोड़ी सी इक्वेशन अलग होती है, क्योंकि एक्स ए जेड है, अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियॉन्स उतने रहे लेकिन प्रोटॉन खत्म हो गया, तो क्या हो गया, Z-1। यहां पर आप देखोगे, देखो प्लस में कुछ नहीं है, सिर्फ ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। उसका इंटरनल था और वो वो उसने अपने आप ही अंदर ले कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो 3 फॉर्म्स थी, 3 जो फॉर्म्स थी, हाँ नहीं है बच्चे, लेकिन क्या हुआ, एक अभी क्वेश्चन कराऊंगा जो जिसके अंदर जेईई मेंस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब लिखा हुआ है प्रोटॉन कैप्चर, ठीक है, सॉरी के कैप्चर,
जो है ना इलेक्ट्रॉन कैप्चर उसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए जो है मैं इसलिए करा दिया था, मैंने कहा क्या पता पूछ लें, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉज इन बीटा डीके, राइट, कंजर्वेशन लॉज। सो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि जब इन्होंने देखा बीटा डीके, तो बीटा जैसे हमारा जो अल्फा डीके था, अल्फा डीके में देखा गया कि भाई अल्फा की एनर्जी और हमारी इसकी एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन, वो सारी की सारी जो हमने इक्वेशंस बनाई थी वो वैलिड थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जब एक्स जो है वो वाई प्लस बीटा में कन्वर्ट होता है, तो आइडियली होना क्या चाहिए, क्यू वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, राइट, जो एनर्जी निकल रही है क्यू वैल्यू ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन, ये इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू है। के वाई जो है ये इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, ये क्या हो रही है, अलग अलग केसेस में ये कांस्टेंट रह रही है, ठीक है, क्योंकि क्यू वैल्यू हर बार कांस्टेंट होगी, राइट, हर बार। और बीटा जो है, लेकिन बीटा की जो वैल्यू है, बीटा की जो काइनेटिक एनर्जी है, वो हर बार ना वेरिएबल आ रही थी। मतलब एक बार रिएक्शन कर रहा जिसका क्यू वैल्यू सेम है, दूसरी बार करा कुछ और आ गई, तीसरी बार करा कुछ और आ गई, राइट। तो ये गड़बड़ हो रही थी, वाई की वैल्यू हर बार कांस्टेंट आ रही है, लेकिन बीटा की वैल्यू हर बार चेंज हो रही है। तो इसमें लगा यार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में तो गड़बड़ है, ठीक है। और ये भी देखा गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा इज लेस देन क्यू वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्यू वैल्यू कौन सी होती है, क्यू वैल्यू वही होती है जो हमारी निकल रही होती थी, डेल्टा ई जो मैंने निकाला था ना अल्फा डीके में, वही होती है। तो इसकी क्यू वैल्यू निकाली और देखा कि ये वैल्यू जो है काइनेटिक एनर्जी इन दोनों से कम है, यानी एनर्जी कहीं तो जा रही है, ठीक है सर। पर अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर बीटा माइनस डीके क्यों होता है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो बहुत ज्यादा आप खींचोगे, बहुत ज्यादा कंसाइज करोगे, राइट, बहुत सारे के सारे न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा कम स्पेस के अंदर अगर आप कर दिए, वो भी अनस्टेबल होता है। और वो हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला जब ग्राफ देखा था, राइट, इफ यू रिमेंबर, वहां पर क्या था, मैं जल्दी से पीछे लेके चलता हूं क्या हुआ था, राइट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का देखो ग्राफ क्या था, कहां गया वो, आगे गया, हाँ ये रहा। ये देखो यहां पर क्या करा, ये कम है, ये वैल्यू कम क्यों हाइड्रोजन की, ये ऊपर होनी चाहिए थी फिर तो, राइट। तो जनरली क्या होता है, ये वाली जो वैल्यूज होती है ना, इस रेंज के बीच में, इस रेंज के बीच में हाईएस्ट स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। इससे कम अनस्टेबल होती है, इससे ज्यादा भी अनस्टेबल होते हैं। इसी वजह से वो क्या करता है, वो या तो डिके करेगा या फिर कई बार क्या करते हैं, तुम लोगों ने सुना होगा फ्यूजन रिएक्शन, राइट, जो सन पर होता है, हम कहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बन जाता है। लेकिन उसको भी करने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, राइट, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है। डीके करके अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा, नहीं अनस्टेबल नहीं होएगा ना, अनस्टेबल थोड़ा हुआ, उसने सिर्फ एक बीटा प्लस उसने अपना क्या करा, प्रोटॉन को कम कर दिया, ठीक है, सॉरी बीटा माइनस ने उसने क्या करा, अपना न्यूट्रॉन जो था इसको कम कर दिया, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम कर दी, रिपल्सिव बढ़ गई, पहले बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, एक अट्रैक्टिव को कम कर दिया, राइट। तो वो एट ईज है, दैट इज वाई दिस बीटा माइनस डीके हैपेंस, ठीक है, अंडरस्टूड आके। चलो एनीवेज आगे चलते हैं। हाँ, तो यहां पर मैं कह रहा था ये होता है। सिमिलर क्या हुआ, जो लीनियर मोमेंटम आइडियली होना क्या चाहिए भाई, मोमेंटम ऑफ वाई प्लस मोमेंटम ऑफ बीटा जो होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बट ऐसा नहीं था, ठीक है। मोमेंटम उनका जीरो नहीं आ रहा था, ठीक है। लाइटर एलिमेंट्स अंडरगो फ्यूजन एंड हेवियर एलिमेंट्स अंडरगो फिजन, एब्सोल्युटली, वो अभी आगे करेंगे बच्चे, ठीक है। सो यहां पर क्या हुआ अगेन, तो पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने देखा कि यार यहां पर कुछ एनर्जी और है किसी और बंदे के पास, क्योंकि बीटा की जो एनर्जी है वो वेरिएबल है और इन दोनों का जो सम है वो हमेशा क्यू वैल्यू से कम आ रहा है। दूसरा देखा कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं है, मतलब अगर एक्स जो है हमारा, एक्स अगर रेस्ट पर भी है तब भी ऐसा हो रहा था कि मोमेंटम इनका कंजर्व नहीं आ रहा था, ठीक है। थर्ड क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक और थ्योरी है जिसमें बोला गया कि न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना, उनके पास भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, विच इज अगेन गिवन बाय सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस h/2π, ठीक है। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो n01 ये अगर क्या करेगा, ये प्रोटॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या हुआ, इसका कुछ स्पिन मोमेंटम, इसका स्पिन मोमेंटम प्लस माइनस h/2π, इसका भी प्लस माइनस h/2π, ठीक है। अगर मैं इनका भी देखूं तो या तो ये दोनों ऐड होंगे, दोनों मतलब प्लस माइनस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, h/π आएगा, या फिर ये दोनों क्या होंगे, अगर सब्ट्रैक्ट भी होंगे तो या तो जीरो आ जाएगा या फिर क्या आएगा, h/π आएगा, प्लस माइनस h/π। लेकिन लेफ्ट साइड पर देखा जाए तो इसका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो तो h/2π ही है, ठीक है। तो ये दोनों भी अलग हो गई वैल्यूज, या तो ये जीरो या h/π आएगा, ये h/2π आएगा। फिर दोबारा लगा यार कुछ गड़बड़ हो रही है यहां पर, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, हमारी एक पॉलीज आए भाई साहब, उन्होंने क्या करा, एक हाइपोथेसिस दी, ठीक है।
आर के अभी टाइम नहीं है हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स ले गए हैं, ठीक है। आई विल अगर टाइम बचा डेफिनेटली विल कम एट द लास्ट, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी मूव करते हैं, बहुत बचा हुआ है, अभी रेडियो एक्टिव भी बचा हुआ है, 20 मिनट्स हमारे पास, ठीक है। सो पॉली आया, पॉली ने क्या करा, अपनी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दी। पॉली ने बोला ये जो बीटा डीके होता है इसके अंदर हमेशा एक न्यूट्रिनो और निकलता है, ठीक है। ये उसने अपनी थ्योरी दी कि एक न्यूट्रिनो निकलता है, राइट। न्यूट्रिनो के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे उसका चार्ज होगा वो जीरो होगा जस्ट लाइक अ फोटोन, एनर्जी होती है उसकी जस्ट लाइक अ फोटोन एंड सो ऑन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसके पास होगा, वो एक मोमेंटम भी कैरी करेगा, उसके पास एनर्जी भी होगी लाइक अ फोटोन। वो सारी की सारी उसने हाइपोथेसिस दी और उसने बोला देखो बीटा माइनस जो है ना उसमें एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, जिसको हम न्यू बार से करते हैं, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। और बीटा प्लस के अंदर देखो बहुत सिंपल है, इसको याद रखना, बीटा माइनस न्यू के ऊपर बाहर आ गया माइनस, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो, माइनस जब भी आएगा एंटी आ जाएगा। बीटा प्लस के केस में न्यूट्रिनो निकलता है जिसको हम बोलते हैं न्यू, ठीक है। सो अब यहां पर क्या हुआ, जो हमारी एमिशंस हो गई हर इक्वेशन के अंदर, जैसे बीटा प्लस के अंदर क्या हो रहा था गाइस, बीटा प्लस के अंदर हमारा प्रोटॉन जो था वो न्यूट्रॉन बन रहा था और एक पॉजिट्रॉन निकल रहा था, राइट। पॉजिट्रॉन निकल रहा था, इसने कहा साथ में एक न्यूट्रिनो और निकल जाएगा। और हमारा जो बीटा माइनस था, बीटा प्लस यानी के कैप्चर, उसमें भी ऐसे ही होगा, के कैप्चर में भी न्यूट्रिनो निकलेगा, ठीक है। बीटा माइनस में क्या हो रहा था, न्यूट्रॉन जो था वो प्रोटॉन बन रहा था, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन बन रहा था। इस केस में क्या होगा, एंटी न्यूट्रिनो निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो न्यू और न्यू बार है, इसने वो जो तीन जो लॉस थे वो मैच नहीं कर रहे थे, वहां पर उसको बता दिया, क्योंकि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जब निकलेंगे तो इनके पास कोई एनर्जी होगी, इनके पास कोई मोमेंटम होगा, इनके पास कोई स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें इसने क्लियर कर दी, ठीक है। अब जल्दी से आते हैं बीटा डीके की क्यू वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। एक काम करते हैं, अगले पेज ही ले लेते हैं, क्यू वैल्यू की बात कर लेते हैं। क्यू वैल्यू यानी वही डेल्टा ई जो हम अल्फा डीके के अंदर निकाल रहे थे, ठीक है। क्यू वैल्यू, तो यहां पर क्यू वैल्यू क्या होती है, बीटा माइनस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर याद है आप लोगों को इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, एक्स ए जेड विल बी गिविंग यू वाई ए जेड प्लस वन, ठीक है, प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस यहां पर आ जाएगा एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। सो डेल्टा एम जो होता है, क्यू वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एम इंटू एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एम एक्स, ठीक है। हम क्योंकि न्यूक्लियस का मास लेते हैं, सिर्फ ध्यान रखना है, या न्यूक्लियस या फिर वो जो पार्टिकल जो इसमें इन्वॉल्व है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व है और अगर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो इसका मास भी आ जाएगा, ठीक है। एम एक्स, अब क्योंकि एटम है पूरा, हमको तो एटम पता होता है, माइनस ऑफ इसके अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस ऑफ। अब क्या करना पड़ेगा, ये हो गया हमारे रिएक्टेंट्स, अब प्रोडक्ट्स का मास लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स का मास क्या आएगा, एम वाई, ठीक है, वाई माइनस ऑफ, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, जेड प्लस वन इंटू एम ई, और इसमें साथ में क्या करना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये जो निकला, क्योंकि ये भी इन्वॉल्व था रिएक्शन में, साथ में इसको एम ई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जब आप निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी एम एक्स माइनस ऑफ एम वाई इंटू ऑफ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको बीटा दे के दे रखा है, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एटम का पूरा मास, एक्स वाले एटम का पूरा मास, वाई वाले एटम का पूरा मास, उन दोनों को माइनस कर दो, 931 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, सिंपल है। सिमिलरली अगर हम बीटा प्लस की बात करते हैं तो बीटा प्लस के अंदर क्या होता था गाइस, एक्स ए जेड विल गिव यू वाई ए, यहां पर क्या आता था, जेड माइनस वन, आपको याद है, और यहां पर क्या आता था, एक पॉजिट्रॉन आ जाता था 0 प्लस, और इसके साथ क्या आ जाएगा, एक न्यूट्रिनो आ जाएगा, ठीक है। सो इस केस में अगर मैं डेल्टा एम की बात करता हूं तो डेल्टा एम विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम वाई एम एक्स माइनस ऑफ जेड एम ई, वही इलेक्ट्रॉन्स का मास, ठीक है, माइनस ऑफ, अब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, एम वाई माइनस ऑफ जेड माइनस वन एम ई, प्लस एक यहां पर पॉजिट्रॉन निकल रहा है जिसका मास जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इक्वेशन थोड़ी सी अलग है, एम एक्स माइनस ऑफ एम वाई, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ 2me आ गया गाइस, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, ठीक है। माइनस क्यों करा, कहां पे माइनस क्यों करा, इलेक्ट्रॉन माइनस करूंगा ना बच्चे, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, और सॉरी ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, डेल्टा एम तो यही होता है, और इलेक्ट्रॉन्स को तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में देखा जाता है, फिर वो चीजें जो एक्चुअली भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, जैसे यहां पे पॉजिट्रॉन इन्वॉल्व है, सिर्फ इनका मास देखा जाता है, ठीक है, उसमें डिफेक्ट आएगा, ठीक है।
एक पेज और ले लेता हूं जल्दी से, मैं के वैल्यू की भी बात कर लेता हूं, ठीक है। जेड एम मतलब जेड मास, जेड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और एम है मास एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब हम यहां पर क्यू के कैप्चर की बात कर लेते हैं। के कैप्चर की क्यू वैल्यू क्या है, तो यहां पर क्या होता है एक्स ए जेड, यहां पर क्या करता है ये के कैप्चर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है और ये बन जाता है वाई ए, और यहां पर क्या आता है जेड माइनस वन, ठीक है। ये हमारी इसकी इक्वेशन थी और साथ में हम क्या करेंगे न्यूट्रिनो भी लगा, एंटी न्यूट्रिनो लगा देते हैं। तो यहां पर देखो डेल्टा एम क्या आएगा गाइस, आज अगेन क्या आएगा रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स यहां पर क्या होगा एक्स ए जेड माइनस इसके इलेक्ट्रॉन कितने जेड एम ई, ठीक है। एम के देखो जेड एम ई क्यों कर रहा हूं, इसके इलेक्ट्रॉन्स हटा रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन साथ में एक इलेक्ट्रॉन और था जो कि रिएक्शन के अंदर है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। माइनस ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में कौन है यहां पर वाई है सिर्फ, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा वाई ए जेड माइनस वन, और अब इसके इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। माइनस ऑफ जेड माइनस वन एम ई, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये फिर दोबारा आ जाएगा, सॉरी ये मैंने इसको ए जेड गलत ले लिया, इसको मैं सीधा एम एक्स ले लेता हूं। सिमिलरली यहां पर भी मैंने गलत लिख दिया, इसको मैं लिख लेता हूं एम वाई, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो जेड माइनस एम ई ये सारे के सारे कैंसिल हो गए, यहां पर क्या आ गया एम एक्स माइनस ऑफ एम वाई आ जाएगा, यानी बीटा माइनस की तरह देखो यहां पर के कैप्चर के अंदर उल्टा हो रहा है। मतलब जो इक्वेशन बन रही है क्यू वैल्यू जो आ रही है, क्यू वैल्यू की जो इक्वेशन है के कैप्चर की वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। जो क्यू कैप्चर की जो वैल्यू है वो सिमिलर नहीं है एज कंपेयर टू बीटा प्लस की, ये एक फर्क होता है बस, बाकी के कैप्चर इज ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। कूल, ओके, जल्दी से एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, या फिर एक मैं जल्दी से गामा और बता देता हूं, ठीक है। गामा रेडिएशन, गामा एमिशन होता है, ठीक है। गामा एमिशन कब होता है, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कई बार एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, इसलिए कई बार क्या होता है न्यूक्लियस होता है वो भी एक एक्साइटेड स्टेट में होता है, उसको हम स्टार से मार्क करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जनरली क्या होता है गामा एमिशन कब होगा, जब अल्फा डीके हो रहा होता है, तो या फिर कोई भी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अल्फा या बीटा एमिशन होता है, तो साथ साथ में उसके गामा भी हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है कि एक्स जो है अगर वो वाई स्टार बना, ये स्टार बन गया यानी एक्साइटेड स्टेट में चला गया प्लस अल्फा निकल गया, अभी एक्साइटेड स्टेट में, तो जब ये वापस आएगा अपने नॉर्मल स्टेट में तो ये वाई बनेगा और साथ में एक गामा रेडिएशन देगा, ठीक है। बस इतना सा है, ठीक है। नहीं बेटे जल्दी से करना है और अभी रेडियो एक्टिविटी भी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, ये अपने आप कर लेना, इट इज वेरी सिमिलर। देखो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन कैप्चर लिखा हुआ है, राइट, और यहाँ पर वही मास निकालना है, सब कुछ सेम है, इसलिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, एक्सरसाइज में है, अपने आप कर लेना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। वैसे तो रेडियो एक्टिविटी तुम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में कर ली होगी, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस रेडियो एक्टिव डीके लॉ। सबको पता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ डीके करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबको पता है कि डी एन बाय डी टी जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वॉट एन, और इसलिए यहां पर जो है फॉर्मूला बन जाता है एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। ये सबको पता है। लैम्डा जो होता है वो होता है डीके कांस्टेंट, ठीक है। लैम्डा जो होता है वो होता है डीके कांस्टेंट, राइट। एन जो होते हैं, एन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट, कितने पार्टिकल्स बच गए, राइट। अब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एन नॉट क्या होता है, जो इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, ठीक है, इनिशियल पार्टिकल्स थे। एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है, लैम्डा इनटू एन, यानी एक्टिविटी होती है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो अगर मैं लैम्डा, तो इसको लैम्डा से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दूं तो ये हो जाएगा लैम्डा एन नॉट ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। इसका मतलब क्या हो गया, नई जो एक्टिविटी है वो भी क्या होती है ए नॉट ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ लैम्डा टी, सी हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ओके। हाफ लाइफ, ये मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा कि कैसे आता है कैसे नहीं आता। 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये चलो जल्दी से बता देता हूँ। n की जो वैल्यू है जब वो n नॉट बाय 2 हो जाती है, यानी हाफ एलिमेंट्स बच जाते हैं, हाफ पार्टिकल्स बच जाते हैं, तो वो होता है ई रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आती है टी हाफ की वैल्यू। सिमिलरली एक मीन लाइफ होती है टी मीन, इसकी जो वैल्यू होती है 1 लैम्डा होती है। इसकी भी डेरिवेशन है बट इट छोड़ दो उसको, ठीक है। मीन लाइफ आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी हम लोगों ने कर ली। पैरेलल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस, ठीक है। पैरेलल यानी क्या है, एक्स जो है ये वाई भी बन रहा है पैरेलली, और ये एक्स जो है ये जेड भी बन रहा है। इसका कांस्टेंट जो है लैम्डा 1 है, इसका कांस्टेंट जो है लैम्डा 2 है।
इसमें जो एक इक्वेशन लगती है वो सिर्फ ये लगता है फॉर्मूला z इफेक्टिव इज गिवन बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, बस इतना सही है, ठीक है। ये लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है। और हाँ मतलब एक छोटी सी चीज़ और कर लेते हैं कि जो जैसे फॉर एग्जांपल जो टोटल जो इसमें से x की अगर मैं बात करूं, x की अगर n की इक्वेशन लिखेंगे तो लैम्डा इफेक्टिव आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा n नॉट ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी, ठीक है। चलो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे एंड किसी और के डाउट्स होंगे तो हम लोग वो डाउट्स वगैरह लेंगे। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन विद सक्सेसिव प्रोडक्शन, राइट। सो यहां पर क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिविटी के साथ A2 में बनता है, फिर वो A3 में बनता है, या फिर एंड सो ऑन, तो दिस इज कॉल्ड एज सक्सेसिव प्रोडक्शन, राइट। तो लैम्डा 1 से वो डिसइंटीग्रेट हुआ, A2 बन गया, लैम्डा 2 से ये बन गया, ठीक है। सो इसका जो रेट होगा, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, इसका क्या आ जाएगा, n विल बी इक्वल्स टू n नॉट ई रेस टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी, ठीक है। ये लैम्डा 1 इंटू टी। A2 की अगर बात है तो यहां पर देखो गाइस क्या हो रहा है, A1 से ये बन भी रहा है और ये A3 में जा भी रहा है, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, राइट, इसका जो रेट होता है यानी dn2 बाई dt, जो इसका रेट होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना बन रहा है, बन कितना रहा है, लैम्डा 1 n1 यानी उस टाइम पर जो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, माइनस ऑफ जो यहां से चला गया कितना बन गया, लैम्डा 2 n2, ठीक है। तो ये इक्वेशन, अब इसकी लंबी चौड़ी इक्वेशन बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह यूज करके, ठीक है। वो सारी की सारी अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं देखे जो कि इसकी डिटेल में जाते हैं, बट इतना फॉर्मूला बहुत है, ठीक है। चलो लेट्स क्विकली कम टू क्वेश्चंस, जल्दी से करो। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। आई एम टेकिंग आउट द टाइमर और अब देखते हैं कौन करेगा इसको। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेट्स सी किसने करा इसको सॉल्व। आई एम जस्ट ओपनिंग द चैट। क्विकली आंसर्स। बहुत बढ़िया रेवंत, वेरी गुड। श्रेयस गुड, सी, एब्सोल्युटली सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट, इसमें कुछ भी नहीं है। अ स्टार कैन कन्वर्ट ऑल हीलियम न्यूक्लिया कंप्लीटली इनटू ऑक्सीजन, राइट। तो वो कर दिया, और यहाँ पर क्या दे रखा है, हीलियम का न्यूक्लियस दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मास नंबर्स की बात करें तो हीलियम 4 2 होता है और ऑक्सीजन जो होता है यहाँ पर 16 हो जाता है, 16 8, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, राइट, तभी बैलेंस आउट होगी इक्वेशन। तो डेल्टा एम की अगर हम बात करते हैं, डेल्टा एम कितना आ गया, 4 इंटू ऑफ हीलियम का 4.0026 माइनस ऑफ 15.994 इंटू ऑफ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यूल गेट द आंसर एस सी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलो लेट्स सी ये कौन करता है।
ओके, टाइम्स अप। चैट ऑन कर रहा हूं मैं। क्या आंसर आएगा इस? इंटीजर बेस्ड है। एक्सेलेंट रोहित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। MS SM बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। श्रेयस एक्सेलेंट एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो गाइस अगेन सिंपल, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट एक बार देखने में मुश्किल लगता है, राइट? सो ये क्या बोल रहा है कि एवरेज अमाउंट ऑफ फ्यूल एट द बिगनिंग इज सच दैट द टोटल पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द विलेज इज 12.5% ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर अवेलेबल फ्रॉम द प्लांट एट दैट टाइम। यानी एन नॉट जो है, अगर रिक्वायरमेंट जो है हम मान लेते हैं एन रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज होगी वो जितने हमारे फिजन्स हो रहे हैं उसके बेसिस पे निकलेगी। तो एन रिक्वायरमेंट का जो एन नॉट है वो कितना है? 12.5% है। 12.5/100 ये हमारा एन नॉट है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आफ्टर सर्टन टाइम टी, एन टी जो है वो एन रिक्वायरमेंट के बराबर हो जाएगा। मतलब आफ्टर एन टी ईयर्स वो रिक्वायरमेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा? एन रिक्वायरमेंट विच इज इक्वल्स टू वॉट? एंड रिक्वायरमेंट था हमारा, अगर मैं इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, वैसे भी 12/8 हो जाता है, तो यह कितना हो जाएगा? सॉरी, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? नहीं, हाँ गलती कर दी, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। एन रिक्वायरमेंट जो है वो एन नॉट का 12.5% है। ठीक है, ये इधर आएगा, तो यानी क्या हो जाएगा? एन रिक्वायर्ड जो है वो हमारा हो गया एन नॉट बाई 8। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी टाइम पर क्या होता है? एन नॉट इंटू ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ लैम्डा एन टी। ये आ गया, एन नॉट से एन नॉट कट गया। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूंगा तो क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू ऑफ एन टी कैपिटल टी विल बी इक्वल्स टू वॉट? LN8। ठीक है, LN8 आ जाएगा, राइट? सो LN8 का मतलब क्या हो गया? 3LN2, राइट? अब यहां पर क्या दे रखा है हमको? हाफ लाइफ दे रखी है। टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? LN2/T कैपिटल टी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? सॉरी, उल्टा गलत लिख दिया मैंने। यहां पर होता है हमारा बाय लैम्डा, यानी लैम्डा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्या? LN2/T। तो लैम्डा की यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो क्या आ जाएगा? LN2/T विल बी इक्वल्स टू LN2/3। ये कट गया, यानी यहां पर क्या आ गया? टी की वैल्यू क्या आ गई? सॉरी, एन की वैल्यू क्या आ गई? इज इक्वल्स टू, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं यार, क्या गड़बड़ कर दी? सो लैम्डा इंटू एन टी, अच्छा लैम्डा इंटू एन टी विल बी इक्वल्स टू 3N2। हाँ ठीक है ठीक है, तो लैम्डा की अगर मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा LN2 डिवाइडेड बाय टी इंटू ऑफ एन टी। टी से टी कट गया, विल बी इक्वल्स टू 3LN2, और LN से LN कट गया, यानी यहाँ पर आ गया एन की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, सिंपल। एनीवेज, ओके, आगे वी विल कम टू दैट। लेट्स क्विकली डू अनदर क्वेश्चन। चलो इसको करते हैं। ये साइमल्टेनियस लिख के मोड्स का, इसका शायद मैं ईयर लिखना भूल गया, मेरे को नहीं पता ये कौन सी ईयर का है क्वेश्चन। ज़्यादा दूर का होना नहीं चाहिए वैसे। चलो इसको करते हैं। Okay, time's up. Answers quickly.
23. 2 into 10 is about 20. Okay. Five into 10 raised to the power 23. Okay. 5 into 10 is about 20. Okay. Okay. चलो एक बार देखते हैं कि कैसे करना है इसको सॉल्व. ठीक है. सो बेसिकली कह रहा है कि ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. लेकिन ए जो है वो भी कहीं से बन रहा है. लेट्स से जेड से बन रहा है. राइट. और ये बोल रहा है कि इट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 रेज टू द पावर ऑफ 22. ठीक है. या फिर एक काम करते हैं, इसको जेड हटा देते हैं. ये मान लेते हैं कि ये बनता जा रहा है. ठीक है. कितने रेट से बन रहा है इसका दे रखा है 10 रेज टू पावर 22 पर सेकेंड. ठीक है. इतना इसका लैम्डा दे रखा है. ये कांस्टेंट रेट दे रखा है. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द डिसइंटीग्रेशन इनटू बी विद डिके कांस्टेंट ऑफ 0.2. ये ठीक है. अब हमने जो इससे पहले वाली इक्वेशन पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, डी ए बाई डी टी. इसका जो नेट फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, जितने टाइम से बन रहा है. अब ये बोल रहा है कांस्टेंट रेट है. ठीक है. कांस्टेंट रेट है पर सेकेंड. 10 रेज टू द पावर ऑफ 22 इंटू टी. ये कांस्टेंट रेट है. डीके कांस्टेंट नहीं दे रखा. 10 रेज टू 22 इंटू टी इतने टाइम से, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं. हाँ सॉरी, टी नहीं आएगा. 10 रेज टू 22 के स्पीड से ये बनता जा रहा है. ठीक है. माइनस ऑफ जितने से वो निकल रहा है वो क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी. सॉरी नॉट डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी माइनस ऑफ जितना डी बी बन रहा है. अब बी कितना बनता है, बी बनता है जितना ये डिसइंटीग्रेट करेगा. यानी वो क्या आ जाएगा, इसको इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10 रेज टू 22 माइनस ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू ए के जितने उस टाइम पे न्यूक्लियाई हैं. राइट. लैम्डा की वैल्यू हमको दे रखी है 0.02. राइट. ये क्या आ गया, डी ए बाई डी टी आ गया. अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ए के मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 0. आप बात समझ रहे हो. ठीक है. इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमा कब होता है, मैक्सिमा होता है जब ए की डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. यानी इसका मतलब क्या हो गया, ए की जो वैल्यू आएगी उस टाइम पर कितनी होगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 10 रेज़ टू 22 डिवाइडेड बाय लैम्डा. लैम्डा कितना दे रखा है, 10 रेज़ टू 22 डिवाइडेड बाय 0.02. ठीक है ना. तो ये कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर ऑफ 23. बिल्कुल सही आंसर. किसने बताया था, एम टी, एस एम, आर के. बहुत बढ़िया. 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23. वेरी गुड. प्लीज रेस्ट. अच्छा थक गया क्या मैं. चलो लास्ट क्वेश्चन. इसके बाद ये वाले क्वेश्चन जो है मैं तुम लोगों को घर के लिए दे दूंगा. लास्ट क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं. ठीक है. आर के आई एम कमिंग टू योर थिंग. एक बार ये कर लेते हैं. ये क्वेश्चन करो जल्दी से अभी. आर के कैन यू डू वन थिंग, जो हमारा
माई डाउट्स वाला सेक्शन है, वहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी जो है जस्ट मेंशन इट ओवर देयर, आई विल गिव यू अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स बिकॉज वो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे अभी तुम्हारे जेई के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, बट हाँ मतलब वहाँ पर अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दो, ठीक है। आई विल हैव अ लुक एट इट, ठीक है, एंड आई विल सेंड यू डिटेल रिस्पॉन्स बाय ईमेल। ओके, मिल गया मेरे को, थैंक यू। ओके, ओके, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ। क्या आंसर आएगा? इस सिंपल क्वेश्चन है। अंजलि वेरी गुड, रोहन वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। रेवंत, रोहित, वेंकट, नाइस, यस सी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन देखो ये जेई 2020 का क्वेश्चन है। इन अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी इज दिस, राइट? द फ्रैक्शन दैट वाज रिमेनिंग आफ्टर टी बाय 2, तो वो कितना था, ठीक है। सो ये कह रहा है कि फ्रैक्शन जो है यानी n बाय एन नॉट आफ्टर टाइम टी जो है वो कितना है 9/16। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ लैम्डा टी। अब ये बोल रहा है x की वैल्यू निकालो अगर टाइम जो है वो t बाय 2 हो जाए। तो एक काम करते हैं ना गाइज, मेरे को सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो अंडर रूट कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो अगर अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ये बन जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 9/16 कितना हो गया, 3/4, सिंपल, ठीक है। चलो सो आज की क्लास गाइज यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेई मेंस एग्जाम। कुछ क्वेश्चंस और हैं वो कर लो उसको अच्छे से, राइट। आई होप कि जो क्लासेस थी जो क्रैश कोर्स के अंदर आशीष सर ने ली और 2 क्लासेस मैंने ली, आई थिंक यू नो आई होप दोस वर बेनिफिशियल टू यू गाइज, और उससे कुछ बेनिफिट हुआ है। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, बहुत अच्छे से कर आना, बी वेरी पेशेंट और बहुत अच्छे से यू नो कर लो उसको एग्जाम को। टेंशन नहीं लेनी, बिना टेंशन के कर आना, अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, और अब ज़्यादा दिमाग मत लगाना पेपर से जस्ट पहले, 1-2 दिन पहले आराम से रिलैक्स करो, बस पेपर्स को रिवाइज करो, ठीक है। या एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली गाइज। थैंक यू वी, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक गाइज, ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छा कर आना, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। चलो, सी यू, बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.